मूवी शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि जिगसॉ की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा है, क्योंकि इस कहानी के तीसरे पार्ट में जिगसॉ मारा गया था। डॉक्टर जिगसॉ के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को निकालते हैं कि तभी जिगसॉ के स्टोमक से एक टेप मिलती है, और ये वही टेप है जिस पर इस कहानी के पिछले पार्ट 3 में जिगसॉ ने वैक्स डाली हुई थी ताकि वो इसे आसानी से निगल सके। इसी बात की खबर पुलिस को दे दी जाती है और तभी वहाँ पर डिटेक्टिव हाई नफमैन आता है। दरअसल वो टेप उसी के लिए ही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाई नफमैन ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिगसॉ की डेड बॉडी उसके ठीक सामने पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मरते मरते उसने उसके लिए एक मैसेज छोड़कर चला गया था। उस टेप में जिगसॉ ने हाई नफमैन के लिए यह मैसेज छोड़ा हुआ था कि अब वो भी जिगसॉ का एक पार्ट बन चुका है। यहाँ से सीधा हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि जिगसॉ के ट्रैप में फंसे हुए थे। उनमें से एक के होठों पर स्टेचेस लगाए गए हुए थे और दूसरे वाले के आंखों पर, और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कोई भी एक दूसरे से बातचीत न कर पाए। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि उन दोनों के गले में चेन से बांधा गया हुआ था जो उन दोनों के बीच में रखे गए मशीन से कनेक्टेड था, जिसके बाद वो मशीन चेन को रोल करते हुए अपनी तरफ खींचने लग जाती है। इससे पहले कि वो दोनों उस मशीन में क्रश होकर मर जाए, उन्हें उस ट्रैप से किसी तरह छुटकारा पाना था, और उन दोनों के ट्रैप की चाबियां उन दोनों के गर्दन के पीछे ही लगी हुई थीं। अब जिस आदमी के होठों पर स्टेचेस थीं, वो तो अपनी चाबी देख लेता है, लेकिन वो नहीं देख पाता जिसकी आंखों पर स्टेचेस लगाया हुआ था। यानी इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि उन दोनों में से किसी एक की ही जान बच पाएगी। अब जैसा कि उन दोनों में से एक आदमी को अपना जान बचाना ही था, इसीलिए वो अपनी चाबी लेने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन चाबी को ले पाना भी इतना आसान बात नहीं होती, और जब उससे ऐसा नहीं हो पाता तो वो दूसरे आदमी को मारकर अपनी चाबी को ले लेता है और फौरन खुद को आजाद कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स जिगसॉ के लोकेशन पर जाते हैं जहां पर वो पहले अपने सारे कामों को अंजाम दिया करता था, और उन्हीं में एक सीनियर डिटेक्टिव जिसका नाम रिज होता है। वहां पर उन लोगों को डिटेक्टिव एलिसन की डेड बॉडी मिलती है जो पार्ट 3 के स्टार्ट में ही मर चुकी थी, और अभी तक उसकी डेड बॉडी उसी ट्रैप पर लटकी हुई थी। यहीं पर हम दो सीनियर डिटेक्टिव को देखते हैं जिनमें से एक मेल और दूसरी फीमेल होती है। अब क्योंकि एलिसन भी डिटेक्टिव थी, इसीलिए वो दोनों उसे काफी अच्छे से जानते थे, और ये दोनों यहाँ पर जिगसॉ की केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही आए हुए थे। मेल सीनियर एजेंट काफी समझदार होता है और वो यह समझ जाता है कि ये जिगसॉ और अमांडा का ट्रैप तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा हाइट वाला ट्रैप वो नहीं लगा सकता था। यानी इसका मतलब साफ साफ यह था कि उन दोनों के साथ कोई और भी था जो उनके साथ में ही मिला हुआ था। उसी रात हम देखते हैं कि डिटेक्टिव रीज के घर में सेम उसी तरह से पिग मास्क पहना हुआ पर्सन अटैक कर देता है, और जब वो अपने सेंसेस में जैसे ही आता तो वो देख पाता है कि वो अपने घर के बाथटब में ही पड़ा हुआ है कि तभी जिगसॉ वाली टीवी फिर से चालू हो जाती है। तब डिटेक्टिव रीज को पता चलता है कि अब वो भी जिगसॉ की गेम वाली पार्ट में शामिल हो चुका है, और अब उसे कहा जाता है कि सिर्फ 90 मिनट्स में उसने कैरी और हाई नफमैन जो कि किसी दूसरे जगह पर जिगसॉ के ट्रैप में फंस चुके थे, और साथ में उसे अपने आप को भी बचाना था, एरिक जो कि अभी भी जिंदा था क्योंकि अमांडा ने उसे मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया था, किन जिगसॉ ने उसे बचाकर लगभग 6 महीनों से उसे वहाँ पर कैद किया हुआ था। अब रीज को उन दोनों को पहुँचने के लिए कुछ जिगसॉ के दिए गए टेस्ट को पास करना होगा। पता चलता है कि उसका पहला टेस्ट उसके घर में ही होता है। वो एक रूम में देखता है कि एक लड़की बड़ी आराम से पिग मास्क पहने हुए चेयर पर बैठी हुई है। रीज देखता है कि उस लड़की के हाथ में एक टेप रिकॉर्डर भी होता है और दीवारों पर सी वॉट आई सी करके लिखा गया था। इसका साफ साफ यही मतलब था कि वो देखो जो मैं देख रहा हूँ कुछ पहेली जैसा। जैसे ही रीज उसे लेडी के सर से पिग मास्क को हटाता है कि तभी जिगसॉ की मैसेज प्ले हो जाता है। रीज देखता है कि उस लड़की को बेशक हेल्प की जरूरत है, लेकिन उस लड़की की मदद करना रीज का काम तो बिल्कुल भी नहीं था, और रीज के लिए बेहतर होगा कि वो उसे ऐसी ही इसी हालत में छोड़कर नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाए। और उसकी वजह ये भी थी, उस लड़की ने अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारे क्राइम कर रखे थे। अब जिगसॉ रीज को पहले ही हिंट दे चुका था कि वो देखो जो मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर हमें रीज के नेचर के बारे में भी पता चलता है कि वो लोगों को सेव करने में काफी पैशन था, और इसी पैशन में उसे चाहे कितनी भी खतरे मोल लेना पड़ जाए, इसीलिए वो इसी दौरान उसी लड़की के पास आता है, और जैसे ही वो उस लड़की का मास्क को हटाता है तो वो डिवाइस अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, और देखते ही देखते उस लड़की की स्कल बाहर निकलने लग जाती है। यहाँ पर यह देखकर रीज उसकी जान किसी न किसी तरह से बचा तो लेता है, लेकिन बदले में वो लड़की रिज पर अटैक कर देती है, क्योंकि उसके पास जो टेप रिकॉर्डर था उसमें जिगसॉ ने उसके लिए मैसेज यह छोड़ा हुआ था कि रीज उसे पकड़ने के लिए आ रहा है, और अपनी
कैद से बचने के लिए उसे रिज को मार देना ही बेहतर होगा, लेकिन अपनी जान को बचने के लिए रिज उसे मार डालता है और अपनी अगली टेस्ट की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स रीज के घर में पहुंच जाते हैं और वहां पर उन सभी लोगों को काफी सारे एविडेंस जैसे विक्टिम का पिक्चर्स के साथ उन्हें रिलीमेंट्स फाइल मिलते हैं और ये काम किसी और का नहीं बल्कि जिगसॉ का ही था, रिज को फंसाने के लिए, ताकि जिगसॉ उनसे बचा रहे। और यहीं पर उन लोगों को उस लड़की की डेड बॉडी मिल जाती है जिसकी थोड़ी देर पहले डेथ हुई थी और वो सभी समझने लगते हैं कि रीज भी जिगसॉ के गेम का पार्ट है। वहीं पर उन लोगों को जिगसॉ के एक्स वाइफ भी मिलती है और ये लोग उससे इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं। इधर रिज जिगसॉ के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक हॉल में पहुंच जाता है जहां पर रिज को जिगसॉ के टेप रिकॉर्डर से पता चलता है कि उस होटल का मैनेजर एक अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि उसने अपने पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा क्राइम्स कर रखे हैं और उसने बहुत से लोगों को फिजिकली टॉर्चर भी किया था और एब्यूज भी किया था। और वहीं पर होटल के मैनेजर के क्राइम्स के पिक्चर्स और वीडियोस भी देखने को मिल जाता है, जिसे देखने के बाद रिज को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मैनेजर को ट्रैप में फंसा देता है। और वहाँ पर उसी मैनेजर को एक टास्क दिया जाता है कि उसे दिए गए लिमिटेड टाइम में अपने दोनों आंखों को किसी तरह फोड़ना होगा, लेकिन लिमिटेड टाइम के मुताबिक वो सिर्फ अपने एक ही आंख को फोड़ पाता है, जिसका रिजल्ट यह निकलता है कि टाइम अप हो जाने की वजह से वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाती है और उसके दोनों हाथ के साथ उसका दोनों पैर उसके बॉडी से अलग हो जाते हैं और वो भी मारा जाता है। जिगसॉ की एक्स वाइफ बताती है कि जिगसॉ सिविल इंजीनियर था और एक बहुत ही बड़े कंपनी के साथ उसकी पार्टनरशिप भी थी। वो बताती है वो भी एक क्लिनिक में एक समय जॉब किया करती थी और एक दिन वो जिगसॉ के साथ होती है और अपना क्लिनिक को बंद करके जब घर जा रही थी कि तभी उसी समय उसी क्लिनिक में एक चोर घुस जाता है। चोरी कर लेने के बाद जब वो चोर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तब वो भागते समय जिगसॉ की वाइफ के पेट पर डोर से मार देता है, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था और उसी समय से जिगसॉ अपने आप में चेंज हो जाता है और उस दोनों में डाइवोर्स हो जाती है। और यही वजह थी कि जिगसॉ अपने ट्रैप में लोगों को फंसाता है और अपने विक्टिम्स के ऊपर गेम खेलता था। उस होटल को चेक करने पर डिटेक्टिव को पता चलता है कि वो एक आदमी आर्ट ब्लैंक के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये कोई और नहीं था बल्कि जिगसॉ का बिजनेस पार्टनर ही था। और यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो यह था कि वो भी पिछले कुछ दिनों से गायब हो चुका था। इधर हम देखते हैं कि रीज अपने तीसरी टेस्ट को पास करने के लिए एक स्कूल में जाता है जिस स्कूल में वो पहले भी जा चुका था। दरअसल यह तीसरा केस एक छोटी बच्ची पर था जहाँ पर उस बच्ची का फादर ही उसे एब्यूज करता था, लेकिन रिज इस बात का प्रूफ नहीं कर पाया हुआ था। वो इसलिए क्योंकि उसी बच्ची ने अपने फादर के प्रेशर में आकर झूठा बयान दे रखी थी। रिज उस बच्ची के पेरेंट्स को देखता है जो दोनों एक दूसरे से एक स्पाइक के जरिए ही कनेक्टेड थे और उन दोनों में से कोई एक ही होगा जो बच पाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से जिगसॉ रीज को वही बात समझाने की कोशिश करने लगता है, सी वॉट आई सी, यानी कि वो फिर पहले की तरह उन लोगों को उनके उसी हालात में छोड़कर आगे की तरफ बढ़ता रहे। लेकिन इस बार वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला था और वो उस बच्ची की फादर को छोड़कर उसकी माँ को बचा लेता है। इधर डिटेक्टिव्स स्कूल में भी पूछताछ करने के लिए आते हैं और स्कूल के एक रूम में वो बिली यानी जिगसॉ के पपेट को देखते हैं और जैसे ही चेक करने के लिए उसके करीब आते हैं तो उस पपेट का फेस ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो फीमेल डिटेक्टिव इंजर्ड हो जाती है। पूछताछ के दौरान जिगसॉ की वाइफ बताती है कि स्ट्रेस होने की वजह से जिगसॉ ने आर्ट ब्लैंक के साथ काम करना बंद कर दिया था और जब जिगसॉ को पता चल जाता है कि वो कैंसर का पेशेंट बन चुका है तो वो सुसाइड करने की कोशिश करता है और वो अपने गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं मरता और इसी के बाद से ही वो अपना गेम को स्टार्ट कर दिया था और लोगों को अपने ट्रैप में फंसा कर उन्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देता था। तब वो सीनियर डिटेक्टिव इन सभी सबूतों को इकट्ठा करके एक जगह का नाम पता करवाता है जो कि रीज की फाइनल लोकेशन था। यहाँ से सीधा हमें एरिक को दिखाया जाता है जिसे एक बहुत बड़े आइस ब्लॉक के ऊपर लटकाकर खड़ा किया गया था। एरिक के साथ हाई नफमैन को बांध कर रखा गया हुआ था। पता चलता है कि अगर एरिक आइस के ऊपर से स्लिप हो जाएगा या अगर वो आइस मेल्ट होकर खत्म हो जाएगी तो एरिक को फांसी हो जाएगी और उस जगह पर इलेक्ट्रिक शॉक होने की वजह से हाई नफमैन भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब उन दोनों को जिसने भी वहाँ पर फंसा कर रखा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि जिगसॉ का बिजनेस पार्टनर आर्ट ब्लैंक ही था। लेकिन इसके साथ यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह था कि आर्ट ब्लैंक जिगसॉ की क्राइम पार्टनर नहीं बल्कि वो भी उसका एक विक्टिम ही था और उसके भी गर्दन के पीछे एक डिवाइस को सेटअप किया गया था जो टास्क को इनकार कर देने पर उसे जान से मार डालेगी। वो 90 मिनट्स पूरा होने का इंतजार कर रहा था कि एरिक जब 90 मिनट्स को पूरा कर लेगा तब वो एक डिवाइस पर लगा हुआ बॉटम को प्रेस करके खुद के साथ एरिक और हाई नफमैन तीनों को बचा लेगा। लेकिन अगर लिमिटेड टाइम से पहले कोई उस डोर को ओपन कर देता है तब एरिक के दोनों साइड्स में लगाई हुई डिवाइस
आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और उसका सर जोर से ब्लास्ट हो जाएगा और उसी के साथ इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हाई नफमैन भी मारा जाएगा। इतने ही देर में रीज भी वहाँ पर पहुँच जाता है। एरिक उसे वार्न करते हुए उससे कहता है कि प्लीज वो उस रूम का दरवाजा ना खोले। अब आर्ट ब्लैंक ने एरिक के हाथ में एक गन दिया हुआ था, इसीलिए वो रीज पर शूट कर देता है, लेकिन रिज एक सेकंड जैसे ही खत्म होने वाला था वो अंदर आ जाता है और उस दरवाजे को खोल देता है, जिससे वो दोनों ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाती हैं और एरिक के फेस को क्रैश कर दिया जाता है। रीज को लगने लगता है कि इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि आर्ट ब्लैंक का ही हाथ है, इसीलिए वो उस पर भी अचानक से गोली चला देता है। तब आर्ट ब्लैंक के पास रखा गया एक टेप रिकॉर्डर प्ले होता है और रीज को बताया जाता है कि वो जिगसॉ के आखिरी टेस्ट में फेल हो चुका है, क्योंकि उसका जो ऑब्सेशन लोगों का बचाना था वो किसी सेंस में गलत साबित भी हुआ था, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन भी आ जाते हैं जहां पर किसी को बचाना किसी खतरे से मोल लेने के बराबर होता है। और रीज को इस बात के लिए यह यकीन दिलाना था कि वो सबको बचाने के लिए नहीं बना हुआ है और इसीलिए जिगसॉ ने उसके लिए ही यह सारे के सारे गेम को प्लान किया हुआ था और उसका यह टास्क को देकर जिगसॉ उसे यह समझाना चाहता था, लेकिन रिज ने इस गेम से कुछ भी नहीं सीखा। उल्टा वो इस गेम में फेल हो गया, क्योंकि अगर वो वेट कर लिया होता तो वो खुद के साथ एरिक और हाई नफमैन भी बच जाते। इसके बाद यहाँ से इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है जो कि काफी हैरान कर देने वाली थी, और वो यह था कि हाई नफमैन अभी भी जिंदा था, यानी जिगसॉ का साथी अमांडा के बाद हाई नफमैन ही था जो इन सारे के सारे खेल को रचा हुआ था। हाई नफमैन रीज को उसी हालात में मरने के लिए उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। लास्ट सीन में हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जिसे हमें इस कहानी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था, जहाँ पर जिगसॉ का पोस्टमार्टम चल रहा था, यानी यह सब कुछ जिगसॉ के पोस्टमार्टम से पहले ही तय हो चुका था। और जो टेप रिकॉर्डर जिगसॉ के बॉडी के अंदर से निकला हुआ था वो मैसेज डिटेक्टिव हाई नफमैन के लिए इसी वजह से था कि डिटेक्टिव जिगसॉ के काम को जारी रखेगा, यानी जिगसॉ के मर जाने के बाद भी उसका ये सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।